Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is chapter number 6 for NCERT Science lecture. इसका जो टाइटल है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स किया और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स. इफ़ यू लाइक दिस सीरीज, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द लेक्चर्स. सो लेट्स बिगिन. तो आज का जो चैप्टर है, इसका जो टाइटल है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 है. देखो, चेंज अगर आती है ना, तब्दीली अगर आती है सबस्टेंसेस में, वो दो तरह की होती हैं. एक होती है फिजिकल चेंज और दूसरी होती है केमिकल चेंज. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. चेंजेस दो तरह की होती हैं, एक तो फिजिकल चेंज होती है और दूसरा केमिकल चेंज होती है. ठीक है, फिजिकल चेंज आर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेज. जो भी सबस्टेंसेज होते हैं उनकी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती है ना, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्मड इन दिस चेंजेस. चेंज क्या होती है? तब्दीली आना, शक्ल, सूरत, कंपोजिशन में तब्दीली आना. तो तब्दीलियाँ दो तरह की हो सकती है, एक तो फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है. फिजिकल चेंज हम पहले देखेंगे. फिजिकल चेंज हम किसको बोलते हैं? जब किसी सबस्टेंस, किसी चीज़ के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. लेकिन इस फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है. नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्मड इन दीज चेंजेस. दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल. ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है. ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कैसे हम चेंज लाते हैं एक सबस्टेंस में और फिर कैसे वो वापस रिवर्स हम कर सकते हैं. तो ये जो फिजिकल चेंज है, आपको याद रखना है, इनमें जो है कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और फिजिकल चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल होती है. एग्जाम्पल क्या है फिजिकल चेंज की? एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. देखो, अगर हम शुगर डालते हैं वाटर में, वो जब हम उसको उबालते हैं वो उसी में गल जाता है ना, तो हो गई चेंज, बन गया एक सोल्यूशन. ठीक है, अब फिर अगर हम उसको इतना उबाले वाटर वेपर ऊपर चला जाएगा, नीचे शुगर रहेगा. ठीक है, वो हम रिवर्स कर सकते हैं. ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ग्लो करते हैं. ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, लेकिन फिर हम उसको बंद भी कर सकते हैं. टीयरिंग ऑफ पेपर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, उसको फिर हम वापस उसके साथ जोड़ के वो कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं. जैसे हमने वाटर को क्या कर दिया, वाटर को आइस बनाया, आइस को वाटर वापस बनाया. ठीक है, तो एक फिजिकल चेंज है जो हमें दिखती है. फिजिकल चेंज यूजुअली हमें दिखती है. ठीक है, अब जो केमिकल चेंज होती है ना, ये चेंज होती है इन द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस गेट्स चेंज्ड. जब किसी सबस्टेंस का कंपोजिशन या उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, तब हम उनको केमिकल चेंजेस बोलते हैं. इन केमिकल चेंजेस न्यू सबस्टेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. जो केमिकल चेंज होती है उसमें हमें नए सबस्टेंसेस बन जाते हैं. ठीक है, जब केमिकल चेंज होती है उसमें नए प्रोडक्ट्स हमें बनते हैं. लेकिन आपको याद रखना है, जो केमिकल चेंज होती है ना, ये परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है. केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट होती है. ठीक है, एक बार हो गई, हम वापस नहीं ला सकते हैं. ठीक है, जैसे पानी को हम आइस बनाते हैं, आइस को वापस पानी बनाते हैं, पानी को वेपर बनाते हैं, वेपर को वापस पानी बनाते हैं, वो फिजिकल चेंज है. लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होती है, ये हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें नई चीज़ें बनती हैं. जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल बर्न हो गया तो उसको हम वापस कैंडल नहीं बना सकते. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर हमने दही बनाई दूध से तो उसको हम वापस दूध नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरियल एक्शन होती है ना. तो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पक गए, ठीक है, राइप हो गए, उसको आप वापस कच्चा नहीं बना सकते. तो ये क्योंकि इनमें चेंज जो आ गई ना, वो केमिकल कंपोजिशन में, वो कंपोजिशन में आ गई. चेंजेस इनके कंपोजिशन में आ गए और नए प्रोडक्ट्स बन गए. ठीक है, तो उसमें कुछ नए एसिड्स फॉर्म हो गए, जिससे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, नए हार्मोन्स डेवलप हो गए. ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाएंगे तो कर्ड को वापस मिल्क नहीं बना सकते. तो ये चेंजेस होती है जब कंपोजिशन में चेंज हो, जब नया प्रोडक्ट बने. ये परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल होती है. उन चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. बात समझ में आ गई? केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो हम देखेंगे. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस. आपने देखा होगा आयरन के ऊपर के, लोहे के ऊपर की वो लेयर आती है, रेडिश ब्राउन लेयर आती है. दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आफ्टर प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. जब क्या होते हैं, लोहे के ऊपर से वो लेयर बनती है ना, ब्राउन, रेडिश ब्राउन की, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं. ठीक है,
तो ऑब्वियसली हम वो देखते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली जब हम फूड को कुक करते हैं, हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और उसको कुक करते हैं, ये भी रोज़मर्रा में हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। उसमें जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं, उन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुकड फूड इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन अनकुकड फूड। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इस रिएक्शन को हम कुकिंग को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो कुकड फूड जो होता है वो इजी होता है डाइजेस्ट करना एज कम्पेयर टू द अनकुकड फूड। जो अगर आप कच्चा खाना खाओगे तो वो उतना जल्दी हजम नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप पका के खाओगे तो वो जल्दी ही हजम हो जाएगा। Decay of organic substances. Microorganisms like fungi and bacteria produce enzymes which break down complex organic compounds into smaller substances. देखो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे वो सड़ जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। डिके कैसे उनका होता है? जैसे फंगाई या बैक्टीरिया होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बड़े ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में डिवाइड वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट देखे था कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे रस्टिंग को, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, उससे आयरन की क्वालिटी खत्म हो जाती है, वो आयरन खत्म होता जाता है। ठीक है। तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें रस्टिंग को? ठीक है। उसके लिए कुछ मेथड्स है, जैसे बाय पेंटिंग। इसलिए हम जब आयरन का कोई चीज़ होता है ना, उसके ऊपर पेंट कर दें तो उससे रस्टिंग नहीं होती। बाय ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, उसके ऊपर हम ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर सकते हैं। बाय क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है, उसके ऊपर हम क्रोमियम की लेयर चढ़ा सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजिंग, ये भी एक प्रोसेस जिससे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। बाय एलॉइंग, इसको हम एलॉय के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम सबस्टेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर किसी सॉल्यूशन से हमें कोई सबस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्योर स्टेट में बिल्कुल वही सबस्टेंस निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगर हम कभी जो है किसी सॉल्यूशन से एक सबस्टेंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था चैप्टर नंबर 6, जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज का देखे था। और अब चैप्टर 7 है, जो कि किसके रिलेटेड है? वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट। बेसिकली क्लास 7th की जो NCERT है, इसमें सिंपल चीज़ें दे के हैं। जब हम 8th में पढ़ेंगे, 9th की NCERT पढ़ेंगे, उसमें आप यही चैप्टर्स देखोगे लेकिन इन डिटेल। ठीक है। तो अब हम देखेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट जो वाला चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेदर हम किसको बोलते हैं? वेदर हम बोलते हैं डे टू डे जो कंडीशन होती है ना एटमॉस्फेयर की किसी प्लेस पे, जो कि जैसे मतलब हम देखते हैं कि एक जगह पे डेली क्या होता है, डे टू डे क्या होता है, अभी कैसा मौसम है, दोपहर में कैसा होगा, टेम्परेचर कितना, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये चेंज होता है ना। टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड कितनी है, उस हिसाब से वेदर भी होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हम बोल देंगे वेदर टुडे इट इज़ हॉट, तो वो अब गर्मी वाला मौसम है। ठीक है, गर्मी वाला टाइप ऑफ ये है वेदर है। तो वेदर होता है जो हमें अभी मतलब आवर्ली देखते हैं, डे टू डे देखते हैं, उसको हम वेदर बोलते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी हो गया अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर। ठीक है। और ह्यूमिडिटी हम किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है। सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस, तो सूरज की वजह से ही जो वेदर में चेंज आती है। कैसे? अगर जो है सन की वजह से ज़्यादा ये आ रही है, सन किस पोजीशन पे होगा, उस वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो है मौसम भी गर्म होगा ना, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर हाई होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, है ना। तो
बारिशें होगी, टेम्परेचर हाई होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, बारिशें होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जो सन कैसा कहाँ पे है, सन बहुत सारी चेंजेस ला सकता है। जैसे समर में सन बिल्कुल ऊपर होता है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उस टाइम गर्मी होती है यहाँ पे। जो विंटर होता है, विंटर में सन चला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर, यहाँ पे विंटर होता है, सर्दी होती है, क्योंकि हमें हमें जो सन की रेस है वो दूर से पहुँचती है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ये अर्थ है, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। अब सन कैसे कहाँ पे होगा, उस हिसाब से यहाँ पे वेदर भी होता है, उस हिसाब से मौसम भी होता है। अगर सन साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे विंटर होता है, समर में यहाँ की ओर सन होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो ये सारा सूरज की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अब फिर हम क्लाइमेट किसको बोलते हैं? बेसिकली क्लाइमेट होता है जब हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम बोलेंगे कि एवरेज वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे बोलेंगे हम यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कैसा रहता है। यूजुअली मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा है 30 और 35 ईयर्स हम देखते हैं कि कितने मंथ्स में कैसा क्या मौसम रहता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जब हम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे नोट करेंगे मौसम का, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, तो ईयर्स का हम देखेंगे, तो उस टाइम हम क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेदर हो गया सुबह कैसा है, शाम कैसा है, दोपहर में कैसा है, कल कैसा है, आज कैसा रहेगा, कल को कैसे होगा, तो वेदर फोरकास्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट होता है जैसे बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कंडीशंस कैसी रहती हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। देखो क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। सबसे पहले मैंने बोला अमाउंट ऑफ सनशाइन, कितना सूरज की किरणें किस हिसाब से आएंगी, किस एंगल पे आएंगी, कितनी नज़दीक आएंगी, कितना सन ओवरहेड होगा या दूर होगा। वेदर द रीजन इज़ हिली और प्लेन, क्या आप हिली रीजन की बात करें या प्लेन रीजन की बात करें, वो भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समंदर से कितना दूर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, किस जगह की बात करें, वो समंदर से कितना दूर है, क्योंकि समंदर में क्या होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है, फिर कोस्टल एरियाज में बारिशें ज़्यादा होती हैं। अगर आप ज़्यादा दूर है समंदर से तो बारिशें कम हो जाएंगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग्स रेन टू कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरिया। जैसे मैंने बोला कोस्टल एरियाज में बारिशें होती हैं, लेकिन जो अंदर वाला लैंड होता है वहाँ पे बारिशें ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो एयर होता है उसका मॉइस्चर कोस्टल एरियाज में बारिश होने से ख़त्म हो जाता है। ओशन करंट्स, ओशन से करंट्स आ जाती है ना, तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज का मौसम क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जो इंटीरियर होगा ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से आप कितने दूर है, क्योंकि इक्वेटर वाली जो कंट्रीज है ना वो ज़्यादातर उनमें जो है टेम्परेचर बहुत हाई ही रहता है, ठीक है। तो और वहाँ टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होती है, बारिशें भी हमेशा आफ्टरनून में रहती है। तो आप इक्वेटर से कितना दूर है वो भी फ़र्क करेगा कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। अमाउंट ऑफ सनशाइन कितना रिसीव करते हैं, और हिली रीजन है या प्लेन रीजन है, डिस्टेंस कितनी है सी से, ठीक है, ओशन करंट्स का असर कितना है, वो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक जगह की क्लाइमेट को। Adaptations to climate, features and habits that help animals to live in a habitat are called adaptations. Basically adaptation हो गया कि एडेप्टेशन टू क्लाइमेट हो गया कि जो एनिमल्स या ह्यूमंस या खासतौर एनिमल्स अपने अंदर वो फीचर्स डेवलप करते हैं या हैबिट्स डेवलप करते हैं जिस वजह से वो किसी जगह पे रह पाते हैं, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। खुद को एडेप्ट करना, खुद को ऐसी चेंजेस लाना खुद में कि आराम से रह सके। जैसे कैमल की बात करें, कैमल यूजुअली डेजर्ट में होता है, कैमल का एक हैबिट है या एक फीचर है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए वो राजस्थान में या वो सहारा डेजर्ट में रह सकता है, वो डेजर्ट में रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक फीचर उसका जो है या उसने हैबिट खुद में डेवलप किया है, वो उसको फ्रीक्वेंटली वाटर नहीं चाहिए, ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, तो वो उसमें एक एडेप्टेशन है, ठीक है। जैसे जिराफ बेसिकली क्या है, वो भी एक एडेप्टेशन है, उसका लॉन्ग नेक हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब ग्रासलैंड्स ही ख़त्म हो गए फिर उसकी गर्दन को ऊंचा ऊंचा करना पड़ा ऊपर पेड़ पौधों से जो है कुछ खाने के लिए, तो वो भी एक एडेप्टेशन ही है, ठीक है। तो इनको हम एडेप्टेशंस बोलेंगे जब हम खुद को चेंज करते हैं किसी हैबिटेट में रहने के लिए। 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशंस, 3 रीजन्स को हम क्लासिफाई करते हैं एडेप्टेशंस के बेस पे, जहाँ पे एनिमल्स को खुद को एडेप्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से रीजन्स को हम 3 डिफरेंट रीजन्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला पोलर रीजन।
पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में यहाँ पे फिर से ग्लोब बनाऊंगी, अर्थ बनाऊंगी। ये इक्वेटर मानो आप, ये नॉर्थ हेमस्फीयर, ये साउदर्न हेमस्फीयर, ये जो है ना, ये उसको हम पोल्स बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, वहाँ पे ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। जो पोलर रीजन्स होते हैं ना, उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, उसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी होगी वो भी, मतलब इसमें एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट में कोई टिक नहीं पाता है ना यूजुअली। सन डज नॉट राइज एट पोल्स फॉर 6 months एंड डज नॉट सेट फॉर अदर 6 months। तो जो पोलर एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जो है सन की रोशनी आपको नहीं मिलेगी 6 महीने के लिए, सनराइज ही नहीं होता है 6 महीने के, और 6 महीने के लिए सनसेट भी नहीं होता है, आफ्ताब डूबता ही नहीं, ठीक है। तो तुलुई आफ्ताब और गुरूबी आफ्ताब, उसमें 6 months के लिए सनराइज ही नहीं होता है पोलर रीजन पे, और 6 months के लिए सनसेट ही नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, ठीक है। और ये तो है पहला रीजन, क्या, पोलर रीजन। अच्छा, दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, have hot summers and plenty of rainfall, days and nights are almost equal in length throughout the year। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो ज़्यादातर इस लाइन पे होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन के आसपास। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो दूसरा रीजन क्लासिफाई किया गया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है बहुत गर्मी होती है समर्स में, और उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं वहाँ पे डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। डे एंड नाइट जो होती है, लेंथ ऑफ डे और नाइट है इक्वल ही होती है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली इक्वेटोरियल एरियाज में होती है। वहाँ पे क्या होता है, हॉट समर्स होते हैं, क्योंकि सन वहाँ पे ऊपर ही होता है, और रेनफॉल भी वहाँ पे कंटिन्यूसली होती है। उसके बाद है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। रिसीव लेस रेनफॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो ये होते हैं ना डेजर्ट एरियाज, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बारिशें कम होती है। डेजर्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट जहाँ पे जो ये है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है, और वहाँ पे बारिशें भी कम होती है, ठीक है, बारिशें भी वहाँ पे कम होती है, और वहाँ पे वो रेन डेफिसिट होता है, वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होती है। तो देखो डेजर्ट में जैसे कैक्टस है, कैक्टस एक प्लांट है, उसमें भी एडाप्टेशन हुई है। क्यों? क्योंकि कैक्टस यूजुअली डेजर्ट्स में पाया जाता है, वो एक प्लांट है जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। कैक्टस में लीव्स ही नहीं है, वहाँ पे कैक्टस में थॉर्न्स मिलेंगे आपको, कांटे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लीव्स से क्या होता है, पानी छोड़ते हैं प्लांट्स लीव्स से, ट्रांसपरेशन हम बोलते हैं उसको, उस उसको हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं। इसीलिए जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं ना, या तो उनमें लीव्स होंगे ही नहीं, या बहुत छोटे होंगे, ठीक है, या उस पर थिक लेयर ऑफ वैक्स होगा। वो एडाप्टेशन है प्लांट्स की। क्यों? उन्होंने खुद को चेंज किया पानी बचाने के लिए, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, उसी को हम एडाप्टेशन बोलते हैं। तो उसी एडाप्टेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, 3 रीजन्स देखे। तो पोलर रीजन्स, पोलर रीजन में जो जानवर होते हैं ना, उन पर फर बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे जो है बारिशें बहुत होती हैं, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। और डेजर्ट जो है उस वहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, जैसे आपको देखा बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे उनमें लीव्स ही नहीं होते हैं, या कैमल होता है वहाँ पे, उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? It is the mass movement of animals, mostly birds, from colder places to warmer regions to escape cold, to breed, or due to shortage of food। ये माइग्रेशन जो होती है ना, ये होती है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, इवन इंसानों की भी। यूजुअली माइग्रेशन जो है बर्ड्स करते हैं या एनिमल्स करते हैं, फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस। मतलब किसी रीज़न की वजह से जब आप मूवमेंट करते हैं बहुत समय के लिए, या तो आप कोल्ड से बचना चाहते हैं, या तो जानवर कोल्ड से सर्दी में नहीं रह टिक पाते तो वो गर्म इलाकों में जाते हैं, या वो गर्मी से नहीं डील कर पाते वो सर्द इलाकों में जाते हैं, या ब्रीड करने कहीं पे जाते हैं, या शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तो इसलिए वो मूवमेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे इलाके में जाएंगे। उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। जब ये मूवमेंट करता है कोई किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। इवन इंसान भी माइग्रेशन करते हैं, जॉब की वजह से सिटी में जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सिटीज़ में चले जाता है, उसको भी हम माइग्रेशन बोलेंगे। बर्ड्स आर गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। तो बर्ड्स जो होते हैं, जो फ्लाई करते हैं, सूरज उनको गाइड करता है और दिन में, और रात में उनको जो है स्टार्स एट नाइट जो है गाइड करते हैं। एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर। साइबेरिया जो है रशिया के उस पार है, और वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो एक क्रेन होती है वहाँ पे, उसको हम उसके नाम पे ही पढ़ा है, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है हमेशा इंडिया आती है साइबेरिया से हर साल,
ठीक है। मे बी वो कोल्ड से बचने के लिए आ जाती होगी, एक पर्टिकुलर विंटर में आ जाती होगी यहाँ पे उस साइबेरिया से जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, तो वो यहाँ पे टिक पाती है। साइबेरियन क्रेन इंडिया आती है साइबेरिया से, तो वो भी एक माइग्रेशन है जो कि साइबेरियन क्रेन करती है, ठीक है, कोल्ड से बचने के लिए। बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर नंबर 6 और 7 आज हमने कर लिया, कल हम चैप्टर नंबर 8 कर लेंगे। और आपको कितना समझ आया और क्या आपको यूजफुल लगा ये सीरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, सो दैट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।